हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 4 दिसंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। सो सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू फार्म प्रोटेस्ट। तो फार्म प्रोटेस्ट अभी काफ़ी तेज़ी से मतलब और ज़्यादा चल रहे थे। तो अभी गवर्नमेंट ने ये सब देखते हुए अनाउंसमेंट की है कि वो जो न्यू फार्म लॉज हैं उनके प्रोविजंस को रिकंसिडर करेंगे, सर्टेन प्रोविजंस को रिकंसिडर करेंगे। और यहाँ पे जो दूसरी न्यूज़ है, तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो थे पंजाब के प्रकाश सिंह बादल, तो उन्होंने भी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को रिटर्न फॉर्मेट में लिख कर दिया है कि वो रिटर्न कर रहे हैं उनका पद्म विभूषण अवार्ड जो 2015 में उनको मिला था। और ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ठीक है, इन इंडिया। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है इंडिया में? पद्म विभूषण। तो यहाँ पे बस फार्म प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं वो देखना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कौन कौन से जो बिल है वो थे, है ना। तो 3 बिल थे। एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो था बिल था 2020 का। देन फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन बिल। एंड एक था एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस रीअश्योरेंस ऑफ फार्म सर्विसेज बिल। देन इशू ये था कि ये जो तीनों लॉ पास हुए सितंबर में, इनका एम ये था कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को डीरेगुलेट करना है। और गवर्नमेंट ने ये बोला था कि ये लॉ क्या करेंगे, फार्मर्स को लिबरेट करेंगे, जो बिचौलिए होते हैं, मिडिलमैन होता है, तो उससे इनको मतलब राहत मिलेगी। लेकिन बहुत सारे फार्मर्स को ये डर है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गेन की जगह उनको क्या मिलेगा, वो काफ़ी कुछ खो देंगे फ्रॉम द न्यू रेगुलेशंस। एंड दैट द मेन बेनिफिशरी, तो जो मेन बेनिफिशरी होगा वो कौन होगा? एग्रीकल्चर कॉरपोरेशंस हो जाएंगे, है ना, उन्हीं के पास जो फाइनेंशियल पावर है वो रहेंगी। तो अभी जो है इंडिया में न्यू फार्म लॉज क्या कर रहे हैं, दे मेक इट ईजियर फॉर फार्मर्स टू बाईपास गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट्स, है ना, जो जिनको मंडीज बोला जाता था, एपीएमसी मंडीज। तो इनके अलावा भी कहाँ पे सेल कर सकते हैं फार्मर्स अपने प्रोड्यूस का? डायरेक्टली प्राइवेट बायर्स को सेल कर सकते हैं। और वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं विद प्राइवेट कंपनी, है ना, तो जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बोलते हैं, प्रैक्टिस नोन एज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया। एंड वो बाकी दूसरे जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं अपने प्रोड्यूस को, ठीक है। तो न्यू रेगुलेशंस यही अलाउ करेगा ट्रेडर्स को कि वो स्टॉक पाइल भी कर सकते हैं फूड का। एंड कंसर्न्स क्या है फार्मर्स के, ये हैं कि 86% ऑफ इंडियाज़, 86% से ज़्यादा जो इंडिया में जो फार्म लैंड है वो कंट्रोल होती है स्मॉल होल्डर फार्मर से, ठीक है। स्मॉल होल्डर जो फार्मर है जिनके पास लैंड कितनी होती है, 2 हेक्टेयर, मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम होती है, 5 एकर्स ऑफ लैंड होती है जिनके पास, ठीक है, उनको ज़्यादा कंसर्न है। द न्यू रूल्स रिमूव मैनी ऑफ देयर सेफ गार्ड, क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास ज़्यादा पार नहीं होंगी, बिकॉज वो इतने ज़्यादा तो कैपेबल नहीं होते कि वो बार्गिन कर पाए, तो बार्गेनिंग पावर नहीं है उनके पास। गेट द काइंड ऑफ प्राइसेस दे नीड फॉर डिसेंट स्टैंडर्ड, है ना, फॉर लिविंग व्हेन दे नेगोशिएट टू सेल देयर प्रोड्यूस टू लार्जर कंपनीज। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो लॉ है वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स को एक मैंडेटरी नहीं करता है। तो इससे क्या होगा कि जब भी अगर कोई वॉयलेट करेगा इन सारे प्रोविजंस को, तो फार्मर के लिए ये प्रूव करना बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि उसके साथ ऐसा हुआ है ना। सो द न्यू रूल्स डू नॉट गारंटी एनी मिनिमम प्राइस फॉर एनी प्रोडक्ट, तो मिनिमम प्राइस जो भी है एमएसपी वो भी गारंटी नहीं करते हैं। और फार्मर्स को ये चिंता सता रही है कि जो एमएसपी है वो एबॉलिश हो जाएगी कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने लेकिन इसका एश्योरेंस भी दिया है कि एमएसपी विल रिमेन सेम, ऐसा कुछ भी नहीं, रूमर्स पे आप ध्यान ना दें। तो गवर्नमेंट को अभी मतलब क्या कैसे डील करना चाहिए जो फार्मर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं? तो एक तो ये है कि कम्युनिकेशन फेलियर, है ना। अब जैसे जो सीए था या फिर बहुत सारे प्रोविजंस थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया था। तो इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन इस टाइम पे भी चलाया जा सकता था कि फार्मर्स को पहले ही बता दिया जाए कि एमएसपी वैसे ही रहेगा जैसा है, एज इट इज़। और बाकी सारी जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो फार्म बिल्स में हैं, तो उनसे एक बार पूछा जाना चाहिए था। लेकिन ये सारा एक ग्रॉस कम्युनिकेशन फेलियर देखा गया ऑन द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फार्मर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये लॉज किस चीज़ के लिए हैं और किस तरीके से वो उनको बेनिफिट करेंगे, है ना। तो ये चीज़ है एमएसपी के बारे में।
और जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट थे प्रीवियसली संता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के और CACP रिपोर्ट्स के, तो वो क्या सजेस्ट करते हैं, रिड्यूस प्रोक्योरमेंट एंड एंड टू ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट फॉर स्टेट लाइक पंजाब टू कट डाउन कॉस्ट ऑफ FCI. और it is feared that FCI itself may start procuring directly from the new trade area to cut down buying costs like market fees and अरथिया जो commissions होते हैं उनसे. और ये भी बोला गया कि it is more about the changes in the social contract between the state farmers and the union government that is the root cause of this apprehension. तो गवर्नमेंट को ये सारे जो कंसर्न है पहले इनको एड्रेस करना होगा, उसके बाद ये सब बातचीत की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाई जा सकती है. ठीक है. देन जो एक न्यूज़ थी वो एक क्विज़ आप बताइए, इसका आंसर आप ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कीजिए या फिर अपने आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये हम रेगुलरली डिस्कस करते हैं ये लोकेशंस. ठीक है. तो अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो नॉर्थ और साउथ से आपको लगानी है सूडान, इथियोपिया, मेडागास्कर, तंजानिया. तो ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, 1 2 3 4, बी इज 2 3 4 1, 4 2 3 1 and 1 2 4 3, and which of the following cyclone is correctly matched to countries that recommended their names. ठीक है. तो अभी डिस्कस किया था हमने 1-2 दिन पहले ही कि निवार जो था, क्या ये पाकिस्तान ने नेमिंग की है इसकी, बुरेवी मालदीव्स. ठीक है. अम्फान थाईलैंड. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ऑल ऑफ द अबव. तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर अटैम्प्ट करें, और चाहे कोई और भी अटैम्प्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसने कर दिया तो आप मत करें, है ना, आप भी अटैम्प्ट करें. तो आज 4 दिसंबर है, आज नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंडियन नेवी. ठीक है. इंडियन नेवी. और इट इज़ हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट्स सुप्रीम कमांडर. इंडियन नेवी का जो मोटो है वो क्या है, सम नो वरुणा. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सम नो वरुणा, सत्यमेव जय. तो मीनिंग है सम नो वरुणा का. मोटो इंडियन नेवी का जो है, गॉड ऑफ वाटर. वरुणा को क्या बोला जाता है, गॉड ऑफ वाटर शुड बी ऑस्पिशियस अनटू अस. सो अर्लीस्ट ऑपरेशंस की बात करें इंडियन नेवी के, तो ये था कि गोवा को लिबरेट किया था फ्रॉम पोर्चुगल इन 1961. और इनके पास जो है एडमिरेबल फोर्सेस हैं, और जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी हैं, INS अरिहंत एंड सेवरल अदर शिप्स. ठीक है. और इंडियन नेवी के पास अगर हम बात करें तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य. तो ये एक फॉर्मर रशियन शिप थी दैट वाज कमीशन इनटू सर्विस इन 2013. एंड 3 क्लासेस ऑफ सबमरीन्स हैं चक्रास. इट हैज़ न्यूक्लियर पावर्ड INS चक्रा एंड सिंधु घोष एंड सेशुमार. ठीक है. तो ये 3 क्लासेस ऑफ सबमरीन्स इंडियन नेवी के पास है. मैरीन कमांडोज या फिर उनको क्या बोला जाता है, मार्कोस, ये स्पेशल फोर्स यूनिट होती है इंडियन नेवी की, और ये बिल्कुल ट्रेंड होते हैं एम्फीवियस वॉरफेयर्स के लिए. ठीक है. मार्कोस को ट्रेंड किया जाता है काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए, स्पेशल रिकॉनाइसेंसेस एंड हॉस्टेज रेस्क्यू एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर्स के लिए इनको रेडी किया जाता है. तो नेवी डे जो है 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. एंड एक और न्यूज़ थी वो रिलेटेड थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से. तो C32 एंड LH2 टैंक, तो ये बिगेस्ट क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक हैं जो इसरो को मिले हैं. ठीक है. तो पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिलीवर किए हैं बिगेस्ट क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक C32 एंड LH2 टू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक डेवलपमेंटल क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट है, टैंक ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय, एंड इट इज़ डिज़ाइन फॉर इम्प्रूविंग द पेलोड कैपेबिलिटी. ठीक है. तो GSLV Mark 3 की जो पेलोड कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसरो का. ठीक है. द टैंक कैन लोड 5755 kg प्रोपेलेंट फ्यूल. तो इतनी कैपेसिटी इसकी. अब क्रायोजेनिक फ्यूल होता क्या है, ये फ्यूल होता है दैट रिक्वायर्स स्टोरेज एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इन ऑर्डर टू मेंटेन दैम इन अ लिक्विड स्टेट. ठीक है. दीज फ्यूल्स आर यूज्ड इन मशीनरी दैट ऑपरेट्स इन स्पेस, बिकॉज ऑर्डिनरी फ्यूल क्योंकि यूज़ नहीं हो सकता वेरी लो टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो उसके लिए ये फ्यूल क्रायोजेनिक फ्यूल की ही रिक्वायरमेंट होती है ड्यू टू एब्सेंस, क्योंकि इन्वायरमेंट स्पेस में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एन इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट्स कंबस्टन. सो कंबस्टन एंड क्रायोजेनिक फ्यूल्स मोस्ट ऑफ्टन कंस्टिट्यूट लिक्विफाइड गैसेस सच एज लिक्विड हाइड्रोजन. अब आप ये बता सकते हैं रिसेंटली C32 LH2 वॉज रिसेंटली न्यूज. इज इट रिलेटेड टू क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक, क्रूड ऑयल स्टोरेज टैंक, कोविड-19 वैक्सीन, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. ठीक है. तो जब आपने ये न्यूज़ पढ़ी होगी तो यू विल नेवर फॉरगेट दिस, और आप इसको गलत नहीं करेंगे. C32 एंड LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक. ठीक है. तो ये आप कमेंट सेक्शन में से कर सकते हैं, बट इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटी से रिलेटेड. एक बार देख लेते हैं क्या न्यूज़ है. इश्यू ऑफ इंटरफेथ मैरिज इन इंडिया. तो ये हमने देखा है एक
कल जो था इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आई है, ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 WHO ने रिलीज़ की है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट है ऑन ग्लोबल एंड रीजनल मलेरिया डेटा एंड ट्रेंड्स इंक्लूडिंग प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड एलिमिनेशन, सर्विलेंस। तो ये इंडिकेट करता है कि इंडिया ने काफ़ी कंसिडरेबल प्रोग्रेस की है मलेरिया बर्डन को रिड्यूस करने में। और ग्लोबल एनालिसिस की बात करें तो ये है कि 229 मिलियन केसेस हैं ग्लोबली, ठीक है। एनुअल एस्टिमेट दैट रिमेन वर्चुअली अनचेंज ओवर द लास्ट 4 ईयर। तो लास्ट 4 ईयर्स की बात करें तो तब से ऑलमोस्ट ऐसा ही है सेम। एंड रिपोर्ट नोटेड दैट 11 हाईएस्ट बर्डन कंट्रीज जैसे बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो मेनली जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नेशन है उसमें घाना, ठीक है, और बाकी इंडिया है, मॉली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, युगांडा एंड तंजानिया अकाउंट फॉर 70% ऑफ ग्लोबल एस्टिमेटेड केस बर्डन एंड 71% ऑफ ग्लोबल एस्टिमेट डेथ फ्रॉम मलेरिया। तो यहाँ 70% तो इन्हीं कंट्रीज़ में होता है और इंडिया इज़ वन ऑफ देम, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब फैक्ट था। और इंडिया की अगर हम बात करें तो ओनली हाई एंडेमिक कंट्री है विच हैज़ रिपोर्टेड अ डिक्लाइन, ठीक है। तो 17.6% का डिक्लाइन देखने को मिला है 2018 से 2019 के बीच में। एंड API क्या होता है, एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, ठीक है। तो ये भी जो है रिड्यूस हुए हैं 18.4% से नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शन जो हर साल होते हैं 1000 की पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो हमने एक सस्टेनेबल मतलब एक नंबर जो है API लेस देन 1 सिंस द ईयर 2012, तो ये हमारा कम ही है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन कुछ इनिशिएटिव है मलेरिया को कव करने के लिए, तो ये आप डिटेल एनालिसिस का देख सकते हैं बाद में। और तो अभी यहाँ पे अगर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इजीली आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि किसके द्वारा मलेरिया रिपोर्ट जो है निकाली गई है, ठीक है। हनी एडल्ट्रेशन की बात हमने ऑलरेडी कर चुकी है कल के चैप्टर में, मतलब कल के जो न्यूज़ डिस्कशन था उसमें। देन इंटरनेशनल रिलेशन में देख लेते हैं किलिंग, ये सारी वही न्यूज़ है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड साइक्लोन बुरेवी है, ठीक है, साइक्लोन बुरेवी। देन जेडेसाई, तो जेडेसाई के बारे में आज एक न्यूज़ है तो वो हम देखेंगे, पहले स्टैटिक ही पार्ट इसका कवर कर लेते हैं। इट इज़ इंडियाज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन एनिमल टेक्सोनॉमी, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक्सप्लोरेशन करना, रिसर्च करना, जो एनिमल से रिलेटेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वेरियस एस्पेक्ट हैं उनका सर्वे करना, उनको रिसर्च करना, उनके डॉक्यूमेंटेशन करना। इट ऑल्सो सीक्स एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज ऑन एनिमल टेक्सोनॉमी, और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1916, ठीक है, 1916 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी फॉर नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन एज पर सेक्शन 39 ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1916 कोलकाता में हेडक्वार्टर है इसका। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डिसाइड्स कैनबीज नॉट अ डेंजरस नार्कोटिक, इंडिया टू वोट्स टू रिक्लासीफाई, ठीक है। तो इंडिया ने भी यहाँ पे वोट किया है मेजॉरिटी एट द यूनाइटेड नेशंस, रिमूव कैनबीज एंड कैनबीज रेजिन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ मोस्ट डेंजरस सब्सटेंसेज इन द फ्लैगशिप इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है। तो अभी ये कन्वेंशन हुई थी, कौन सी कन्वेंशन, 63rd सेशन ये इसका हुआ था CND का, 63rd कन्वेंशन सेशन ऑफ किसका, CND, दैट इज कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है। तो UN के द्वारा ये कंडक्ट की गई थी। एंड इट्स ऑन गोइंग 63rd सेशन विल लीड टू चेंजेस इन द वे कैनबीज इज रेगुलेटेड इंटरनेशनली, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि सडनली इसके होने के बाद सारी कंट्री अपने प्रोविजन जो है कैनबीज को लेके चेंज कर दे, है ना, ऐसा नहीं है। अभी जो है वैसे ही चलता रहेगा जैसे सारी कंट्रीज में है, लेकिन हाँ प्रोग्रेस इस चीज़ में हो सकती है, जो कल हमने मारिजुआना से रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ा था। तो CND zeroed in on the decision of the remove cannabis from Schedule 4 of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, where it was listed alongside deadly addictive, जो हेरोइन वगैरह जो ड्रग होते हैं उसमें भी ये मतलब उसको इसमें शामिल किया गया था, है ना। तो अभी ये बोला गया है कि 25 कंट्रीज जो थे उसमें इंक्लूडिंग चाइना, पाकिस्तान एंड रशिया वोटेड नो, एंड देयर वाज वन एब्सटेंशन फ्रॉम यूक्रेन, ठीक है। तो अभी जो CND है हैज़ ओपन द डोर टू रिकोगनाइज द मेडिसिनल थेरेपेटिक पोटेंशियल, तो कॉमनली मतलब इसका यूज़ होगा
और स्टिल मतलब जो है यूज्ड बट स्टिल लार्जली इलीगल रिक्रिएशनल ड्रग है ना। तो लेकिन इसका थेरेप्यूटिक और जो मेडिसिनल यूज़ होता है वो इसका हो सकता है। और अगर हम चरस की बात करें इंडिया में, तो उसको डिफाइन किया गया है सेपरेटेड रेजिन इन वट एवर फॉर्म, वट एवर क्रूड और प्योरीफाइड ऑब्टेन फ्रॉम द कैनबिस प्लांट। ठीक है, तो ये NDPS एक्ट जो हमारा है 1985 का, ठीक है। NDPS क्या है? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो इसके अंतर्गत ये है कि मतलब अ, अगर आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या फिर पोजीशन करते हो, सेल करते हो, परचेस करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो एंड यूज़ करते हो कैनबिस का, तो वो एक ऑफेंस होगा। ठीक है, तो ये NDPS एक्ट 1985 में इसी के द्वारा NCB जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसने रेहा चक्रवर्ती और जो उसके भाई शोविक चक्रवर्ती है, तो उनको जेल में भी डाला था। ठीक है, इन्होंने इलीगल यूज़ किया था इसका, सप्लाई ऑफ नारकोटिक इन द मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट था एक न्यूज़। एंड देन दूसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। तो धर्मपाल गुलाटी थे जो इस एड में आते थे, तो इनकी डेथ हो गई। महाशय स्पाइसेस विद अ टेस्ट फॉर लाइफ। ठीक है, तो 1947 में इन्होंने माइग्रेट किया था पाकिस्तान से सियालकोट से दिल्ली। और मतलब केवल 1500 रुपीज़ थे इनके पॉकेट में पार्टीशन के टाइम पे। तो अब यही है कि कितने पॉपुलर ये हुए थे, है ना, उस टाइम पे। देन यहाँ पे ये जो ऐड है नेवी डे से रिलेटेड ही है, 4 दिसंबर, ये याद रखनी है डेट। इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल कोहोसिव। ठीक है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंडियन नेवी के बारे में। और ब्रह्मोस हैज़ मेड इंडियन नेवी एन इनविंसिबल फोर्स इन हाई सीज। ठीक है, 49th नेवी डे है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस फैसिलेट्स द इंडियन नेवी, तो ये भी इसको फैसिलेट कर रहे हैं। और जो नेवल वेरिएंट है ब्रह्मोस का, वो कब एंटर किया सर्विस में? 2005 में। ठीक है, 2005 में एंटर किया था। और 49th नेवी डे। ठीक है, मॉडर्न ब्लू वाटर नेवी टू मेंटेन इट्स फॉर्मर मैरीटाइम प्रेजेंस। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और नेक्स्ट न्यूज़, P81 P8I। तो ये जो है प्लेन्स डिप्लॉय ड्यूरिंग स्टैंड ऑफ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नेसेसरी, है ना। तो हमने ये बोला है कि हमारे मतलब इंडियन नेवी को क्या चाहिए? थर्ड एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। ये नेवी के जो चीफ एडमिरल है करमबीर सिंह, ठीक है, करमबीर सिंह, इन्होंने ये बोला है नेवी डे में जो कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, इंडिया करंटली हैज़ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य एंड सेकेंड वन जो है INS विक्रांत है। ठीक है, इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में है INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य है। तो हमें एक और की बात यहाँ पे हो रही है, प्राइम मिनिस्टर टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर एनर्जी पार्क। ठीक है, तो ये न्यूज़ रह गई थी हाईलाइट करनी। प्राइम मिनिस्टर टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर एनर्जी पार्क इन कच्छ ऑन December 15। ठीक है, तो ये यहाँ पे विजिट करेंगे कच्छ में, गुजरात में, December 15 को। और ये क्या करेंगे? 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इस्टेब्लिश यहाँ पे करेंगे, एंड विच इज़ अ मिक्स ऑफ सोलर एंड विंड पावर। ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू टेक शेप इन दिस डिजर्ट नियर द इंडो पाक बॉर्डर। और ये जो विजय रूपानी कौन है, वहाँ के CM है गुजरात के, तो ये चीज़ बोला गया है वहाँ पे। ठीक है, डिसलिनेशन प्लांट इन मंडावी, तो वहाँ पे भी है। तो द वाटर फ्रॉम दिस प्लांट विल बी यूज फॉर डोमेस्टिक फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। so this will be the second desalination plant in the state after दहेज नियर सूरत। तो दहेज में भी एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे था। और बैरन लैंड पे ये बनेगा, इंडो पाक बॉर्डर के पास में, हैज़ ऑलरेडी बीन एलोकेटेड फॉर वेरियस कंपनीज। ठीक है, लैंड वगैरह दे दी गई है फॉर सेटिंग अप सोलर एंड पावर प्रोजेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। एंड टॉप 3 पुलिस स्टेशन इन मणिपुर, तमिलनाडु एंड अरुणाचल। ठीक है, तो ये आज न्यूज़ मैंने हाईलाइट की थी, लेकिन ये हुई नहीं है शायद। सो होम मिनिस्टर अमित शाह का ये कहना है कि यहाँ पे जो है मणिपुर हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ पुलिस स्टेशन अवार्डेड दिस ईयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एज द बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन इन द कंट्री। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और the other पुलिस स्टेशन इन द टॉप 10 लिस्ट आर ये झिलमिल छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे नेम दिए हुए हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। और ये जो एनुअल रैंकिंग है पुलिस स्टेशन की, ये अनाउंस की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा 2015 में, जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी एट कच्छ गुजरात में। ठीक है, तब से ये दिए जाते हैं टॉप 10 पुलिस स्टेशन इन द कंट्री एवरी ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड देन यहाँ पे पैरामीटर्स भी दिए हुए हैं। 19 पैरामीटर्स वर आइडेंटिफाई टू एवेल्यूएट द स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड आइडेंटिफाई टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ पुलिसिंग, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़,
तो जो हमने जेडएसआई के बारे में बात की थी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ जो करंट अफेयर की है वो ये है कि फर्स्ट एवर स्टडी हैज़ ग्रिम प्रोग्नोसिस नेटिव स्क्विरल कुड वैनिश फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आफ्टर 2050। ठीक है, तो 2050 के बाद ये बोला जा रहा है कि जो इनका एक फेवरेबल जोन था तो वो भी श्रिंक कर सकता है 2.94% तक ऑफ द एरिया स्पीसीज वाज मेंट टू इनहैबिट, है ना। तो अभी अगर हम बात करें तो ये क्या है, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी बाय द जेडएसआई अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जेडएसआई कब इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। प्लीज़ अभी आप कमेंट कीजिए तो आप इसे भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ प्रोजेक्टेड दैट नंबर्स ऑफ द मलायन जायंट स्क्विरल, इसको बोलते हैं रतुफा बाय कलर, कुड डिक्लाइन बाय 90% इन इंडिया। ठीक है, 90% से ये डिक्लाइन हो जाएंगी 2050 तक। एंड अगर अर्जेंट स्टेप नहीं लिए गए तो ये एक्सटेंड कर जाएगी कंट्री के सब्सिक्वेंट डिकेट्स आने वाले टाइम में, ठीक है। सो मलयान जायंट स्क्वायर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्क्विरल, सबसे लार्जेस्ट ये गिलहरी है स्पीसीज दैट हैज़ अ डार्क अपर बॉडी, पेल अंडर पार्ट्स एंड अ लॉन्ग बुशी टेल, इज करंटली फाउंड इन पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। डिस्ट्रक्शन of its habitat could restrict the squirrel to only southern southern Sikkim and North Bengal by 2050। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 43.38% ऑफ द स्क्विरल ओरिजिनल हैबिटेट इन इंडिया इज़ नाउ फेवरेबल टू इट। तो 43.38 है और बाद में ये श्रिंक करके 2.94 ही रह जाएगा 2050 तक, ऐसा इस स्टडी में बोला गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ होम टू 3 जायंट स्क्विरल स्पीसीज। ठीक है, तो हमारे यहाँ 3 है। एक तो यही हमने जिसके बारे में क्या देखा, मलायन जायंट स्क्विरल, दूसरी जो है इंडियन जायंट स्क्विरल, और थर्ड है ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल। ठीक है, तो ये 3 पाई जाती हैं इंडियन पेनिनसुला में। एंड अनलाइक द नॉक्टर्नल फ्लाइंग स्क्विरल, जायंट स्क्विरल्स आर डिurnal बट एबोरियल। तो ये ट्री में ही ऐसे मतलब रहती हैं, ड्वेल करती रहती हैं, ड्वेलिंग इन ट्रीज, एंड हर्बियोरस होती हैं लाइक द फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड मलायन इसके मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है सदर्न चाइना, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, मलेशियन पेनिनसुला, यहाँ पे सुमात्रा, जावा। इट इज़ फाउंड मोस्टली इन द एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एज इंडिया some 20% of the population of the species found at elevation between 1500 meter and 2700 meter. The rest live in the plains and up to 15। तो ये भी एक फैक्ट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टडी है। ठीक है, ये बड़ी ही दुखद न्यूज़ है। 3 बॉयज़ फाउंड डेड इन मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पे बस ये बोला गया कि फ्रूट्स के लिए वो गए थे, बट अभी पूरी तरीके से मतलब रीज़न नहीं बताया जा रहा है कि क्यों उनको मारा। उनकी आइज़ जो थी वो निकाल दी गई थी ना। देन यहाँ पे है बिफोर दिस स्टॉर्म, तो ये बुरेवी है। ठीक है, दिस साइक्लोनिक हैज़ वीकेंड इनटू अ डीप डिप्रेशन। तो डीप डिप्रेशन में चला गया है। यहाँ पे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम के बारे में आया हुआ है। तो एनडीआरएफ क्या होती है वो देखेंगे, क्योंकि हम साइक्लोन के बारे में तो हमने बहुत बार स्टडी की हुई है कि ये होता है वो होता है ना, और अलग अलग जगहों पे क्या बोला जाता है, इसको कौन नेमिंग करता है, तो ये इसको रिवाइज करते रहेंगे अगले दिन। डिफाइंड इन सेक्शन 46 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 डीएम एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हैज़ मेड द स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, तो इसमें एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन डाला गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर एक एनडीआरएफ होनी चाहिए। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एक होनी चाहिए। इसका जो पर्पस था यही था कि मतलब जो भी नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर होंगे उनको क्या करना है, तुरंत रिस्पॉन्ड करना उनके प्रति। सो कॉन्स्टिट्यूटेड टू सप्लीमेंट द फंड्स ऑफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, तो एसडीआरएफ इसके लिए बना एक। ठीक है, और नेशनल क्लैमिटी कंटेजेंसी फंड, इसी को क्या किया गया, रिनेम्ड किया गया एज एनडीआरएफ। ठीक है, और इनेक्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट 2005। तो कभी भी पूछा जाता है डीएम एक्ट जो कब था, 2005 में ये लाया गया था। और रोल एंड मैंडेट यही है कि रिस्पांस देना ड्यूरिंग डिज़ास्टर और डिप्लॉयमेंट वगैरह करना, है ना, अगर डिज़ास्टर सिचुएशन है उसको रोकने के लिए। एक्वायर एंड कंटिन्यू अपग्रेड इट्स ओन ट्रेनिंग एंड स्किल्स एंड लाइज इन रिकन्सिनियंस, रिहर्सल, मॉक ड्रिल्स वगैरह करना। और कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, अगर हम एनडीए में भी है एक अथॉरिटी है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये भी 23 दिसंबर 2005 इसी के द्वारा मतलब ये जो है एनडीआरएफ ये बना है। तो ये किसके द्वारा हेड की जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये भी 3 टियर सिस्टम पे होती है। तो एनडीएमए हो गया प्राइम मिनिस्टर जो नेशनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे हो गया एसडीएमए जो सीएम के द्वारा, ठीक है, हेड की जाती है। फिर डीएम के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये भी एक है। एंड इट इज़ मैंडेटेड टू ले डाउन द पॉलिसीज, प्लान एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, कि इफेक्टिव तरीके से रिस्पॉन्स दे सके कोई भी आपदा आती है। तो ये सारे इसके प्रोविजंस भी हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, बुरेवी का ज़रूर बताइएगा कहाँ मतलब किसने इसकी नेमिंग की है। ठीक है, सोलापुर टीचर्स विंस
टीचर्स विंस $1 million प्राइज मनी, ठीक है, तो इनको ये मनी मिली है, ग्लोबल टीचर प्राइज इनको मिला है, एनुअल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द बराके फाउंडेशन। तो रंजीत सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह देसाले। एज अ हिस्टोरियन ही अप्लाइड ब्रॉड माइंडेड अप्रोच टू नेशनल मूवमेंट। तो मैंने तो मतलब इनकी बुक नहीं पढ़ी है हिस्ट्री की, विश्वनाथ रामचंद्र गुहा जी की पढ़ी, पर रामचंद्र गुहा ने कहा है इनके लिए कि ही वॉज अ pioneering historian of national Indian nationalism and modern Indian history, ठीक है, एंड profoundly decent and generous man। तो इन्होंने जो था ये ब्रॉड माइंडेड अप्रोच भी रखी थी नेशनल मूवमेंट के लिए। ऑन द वन हैंड ही कुड साइट मोहम्मद इकबाल एंड ऑल्सो क्रिटिसाइज हिम फॉर हिज सेक्शनल व्यूज, एंड ऑन द अदर हैंड ही वॉज ऑल्सो अपोज द हिंदू महासभा एंड RSS टाइप जो ऑर्गेनाइजेशन है। बॉर्न इन 26, दत्ता वॉज प्रोफेसर एमिरेट्स एट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड फॉर्मर जनरल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, ठीक है, तो बस इतना ही जानना जरूरी है VN दत्ता के बारे में। हिस्टोरियन, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन, वन ऑफ द फर्स्ट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हु डाइड हेयर ऑन मंडे, ही वॉज 94 ईयर ओल्ड। देन नेक्स्ट न्यूज़ जो है दैट इज़ रिलेटेड टू, यहाँ पे एडिटोरियल्स हैं, वायरस इन विजडम। तो वायरस इन विजडम के बारे में ये चीज़ आई है कि अभी वैक्सीन आने वाली है तो पावरफुल होती है, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट टूल्स, है ना, और काफ़ी इसके एप्लीकेशन में पूरे हमारी इतनी डाइवर्स कंट्री है तो काफ़ी चैलेंजेस भी देखने को हमें मिलेंगे। लेकिन ये बोला है कि दो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कोई भी डिजीज़ होता है उसको टैकल करने के, एक तो ये होता है कि नॉलेज, दूसरा होता है विजडम। तो नॉलेज और विजडम क्या होते हैं, इन मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ईच अदर इन अ मैनर दैट इज़ रियरली सीन इन एनी अदर फील्ड। तो ये चीज़ बोला गया है, और नॉलेज होनी चाहिए ट्रीटमेंट्स की ईजी एंड प्रिडिक्टेबल, बट अनफॉर्चुनेटली दिस डिपेंडेंस ऑन नॉलेज हैज़ ऑल्सो इरोडेड, है ना, तो हमारी मतलब ये नहीं है, और एबिलिटीज़ टू इफेक्टिवली अप्लाई विजडम, दोनों का मिसमैच यहाँ पे देखने को मिलता है। और लास्ट वीक में ही अनाउंस किया गया कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है काफ़ी होपफुल है कि आ जाएगी, और जो ये कैटास्ट्रॉफ एक है, हेल्थ कैटास्ट्रॉफ है ना, डिवेस्टेटिंग है, तो ये भी दूर हो जाएगा। लेकिन ये होप इज़ नेसेसरी बट इट कैन ऑल्सो बी अ टूल ऑफ सेल्फ डिसेप्शन, है ना, तो इतना ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए। तो 250 ऑड वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, और जिनमें से अभी 3 ही जो ऐसे हैं जो मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट होप जो देते हैं, मॉडर्ना वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन एंड फाइजर वैक्सीन, जिसको अभी यूके में, यूके फर्स्ट कंट्री बन गई है इनको अप्रूवल देने वाली। All three are awaiting regulations clearance before they can be made available to the public, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन ने अप्रूव कर दिया है फाइजर वैक्सीन का यूज़। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट ये भी मतलब काम कर रहे हैं, इमरजेंसी पार्ट्स के लिए अवेल कर रहे हैं वैक्सीन के यूज़ के लिए। EAU जो हमने पढ़ा था कल, है ना, EUA या फिर एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, तो ये सभी इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया। देन पियर्सिंग द पॉल, तो ये भी यूके से ही रिलेटेड है कि उन्होंने सैंक्शन कर दिया है फाइजर बायो एंड टेक वैक्सीन को, कि एक तरह से नोवल अप्रोच है। तो यहाँ पे कोल्ड चेन लॉजिस्टिक कुड बी डॉन्टिंग, है ना, हमारे लिए, इंडिया के लिए जो है कोल्ड चेन लॉजिस्टिक की यहाँ पे बात की गई है। एंड चाइना और रशिया, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं एंटी कोविड वैक्सीन एट अ मास लेवल। लेकिन क्वेश्चन यही है कि जो ट्रायल के प्रोटोकॉल हैं उसको किस तरीके से, कहाँ पे क्या फॉलो किया जा रहा है। यूके के जो रेगुलेटर अप्रूवल है एंड कॉन्ट्रास्ट केम आफ्टर द वैक्सीन डेवलप्ड बाय द अमेरिकन फार्मा जायंट फाइजर एंड द जर्मन फर्म, ठीक है, तो बायो एंड टेक कहाँ की है, जर्मन फर्म ये है, और फाइजर कहाँ की है, अमेरिकन फर्म है ना। तो ये इन्होंने 95% एफिकेसी बोला इसकी, फाइनल जो फेज था ऑफ ट्रायल्स, एंड 10 मंथ के पीरियड में इन्होंने जो वैक्सीन की जो जर्नी थी वो मतलब स्टार्ट की ह्यूमन काइंड्स में, और एक तरह से मिस्टीरियस जो कंटेंजन था मतलब उसके प्रति ये काफ़ी ये किया था कंडक्ट ह्यूमन ट्रायल्स। एंड द यूके हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक हैज़ सेड दैट द फर्स्ट 8 लाख डोजेज विल बी अवेलेबल फ्रॉम नेक्स्ट वीक, है ना, तो अब यही सारी चीज़ बोली गई है इसमें। और जब बोला जा रहा है कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन आई थी, एडवर्ड जेनर ने जो बोला था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किए गए थे लार्ज नंबर ऑफ डेयरी फार्मर्स, है ना, क्योंकि वो इम्यून हो गए थे स्मॉल पॉक्स के, बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्टेड अ बेनिंग वर्जन ऑफ द ड्रेडेड पैथोजन। द एंडेवर टू कंट्रोल वायरस हैज़ बाय एंड लार्ज सेंटर्ड एंड इनएक्टिवेटेड वीकेंड जम्स। तो फाइजर और बायो एंड टेक का भी एक ब्रेक थ्रू होगा, ये मतलब देखेंगे जेनेटिक मटेरियल को, एंड मैसेंजर mRNA की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भूमिका है। तो यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि जो mRNA टेक्नोलॉजी है वो क्या है, 25 सालों से काम कर रही है, और काफ़ी सारी वैक्सीन्स पे ये एक्सपेरिमेंटेड भी मतलब किया जा चुका है ऑलरेडी, जीका वायरस पे, और जो रेबीज़ प्रिवेंटिव जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर, है ना,
तो यही सब बातें यहाँ पे की गई हैं। और अगर इसकी बात करें, इसके अगर स्टोरेज की, तो -70 डिग्री, तो 70 डिग्री, -70 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जा सकता है। ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, है ना, इन डेवलप्ड वर्ल्ड में भी बहुत कम सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे इसको ऐसे किया जा सकता है, हैव सच रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी। तो इंडिया तो हम मतलब अभी भूल ही जाएँ। तो वर्क इन टू ओवरकम दिस ऑब्स्टिकल। इनफैक्ट अनदर फोर्थ फ्रंट रनर जो है वैक्सीन कैंडिडेट है, जो फार्मा मेजर मॉडर्ना है, ये भी mRNA अप्रोच ही रखती है, तो इसको भी मच लेस डिमांड, मतलब जो -20 डिग्री सेल्सियस है उस पर रखा जा रहा है ना। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। काफ़ी चैलेंजिंग ये होगा इंडिया के लिए भी। स्क्यूड जस्टिस जो है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये बोला गया है कि उनको सुनना चाहिए कि AGI क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने, अभी कल ही हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, तो यहाँ पे मतलब क्या करना चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेके बात हुई थी, है ना, जेंडर सेंसिटाइजेशन। अगर बात करें तो केवल अभी तक मतलब कोई भी वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, केवल 7.2% ही है ऑफ ऑल द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, है ना। जो डेटा है हमारे पास अवेलेबल है उसमें 7.2% ही है। और केवल जो थी ये चीज़ बोला गया कि मतलब इतने 7 दशकों में द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड हैज़ मेड स्पेस फॉर ओनली 8 वुमेन जजेस, है ना, 8 वुमेन जजेस थी। और 34 में से भी अभी 2 जजेस हैं, अभी 34 की स्ट्रेंथ है जजेस की। सो द हाई कोर्ट हैड आस्क्ड द मैन एक्यूज्ड ऑफ आउटरीचिंग द मॉडेसिटी ऑफ अ वुमेन। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई थी। एंड द अटॉर्नी जनरल हैज़ कॉल्ड फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ जजेस एंड लॉयर्स टू अवॉइड जजमेंट, है ना। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अगर देखो जितने ज़्यादा मतलब वहाँ पे मेल ही रहेंगे, तो एक तरह से वो पैट्रियार्कल माइंडसेट जो होता है उनके डिसीजन में भी वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो अगर वहाँ पे वुमेन भी रहेंगी तो थोड़ा सा डिफरेंट वहाँ पे अप्रोच हो जाती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं कि पैट्रियार्कल एटीट्यूड को थोड़ा डिसमेंटल करेगा ये, सस्टेन अ सिस्टम ऑफ रैंक इनजस्टिस एंड इट in which courts are known to prod alleged sexual offenders and victim towards compromise weddings। तो ये सब चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। देन लेट्स पोजिशन नॉट हार्डन, तो ये वही फार्म्स बिल से रिलेटेड है। और बांग्लादेश जो कर रहा है, रोहिंग्या को आइसोलेटेड आइलैंड में भेज रहा है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने मतलब काफ़ी कंसर्न यहाँ पे दिखाए हैं रिफ्यूजीज़ के प्रति, और उनको बोला है कि फ्री एंड इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट वेदर टू रिलोकेट टू द आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल यहाँ पे इनको भेज रहे हैं आइलैंड में। एंड आइलैंड फैसिलिटीज़ आर बिल्ट टू accommodate 1 lakh people, just a fraction of the million Rohingya Muslims who have fled waves of violent persecution in their native Myanmar and are currently living in crowded, ठीक है। तो अब जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं वो 7 लाख रोहिंग्या फ्लेड कैंप्स इन कोक्स बाज़ार, ठीक है। 2017 से वहाँ से चले गए थे, जब वहाँ पे जो मिलिट्री जो थी बुद्धिस्ट मेजॉरिटी म्यांमार में, उन्होंने वहाँ पे क्रैक डाउन किया था मुस्लिम ग्रुप फॉलोइंग एन अटैक बाय इंसर्जेंट्स एंड वाज टर्म्ड एथनिक क्लिनजिंग बाय ग्लोबल राइट्स ग्रुप एट द UN, ठीक है। तो ये म्यांमार भी नहीं जाना चाहते हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। बहरीन ओपन टू इम्पोर्ट्स फ्रॉम इजरायली सेटलमेंट्स। दूसरी जो न्यूज़ है, चाइनाज फर्टिलिटी रेट बिलो वार्निंग लेवल सेज ऑफिशियल, ठीक है। तो चाइना का जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी मतलब गिर चुका है, हैज़ एंटर्ड अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट। चाइनीज़ मिनिस्टर जो सिविल अफेयर्स के हैं, उनका ये कहना है कि डेमोग्राफिक वार्निंग दैट द कंट्रीज पॉपुलेशन विल सून स्टार्ट टू डिक्लाइन, ठीक है। तो डेमोग्राफिक क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन है यहाँ पे, आफ्टर अ डिकेड्स ओल्ड वन चाइल्ड पॉलिसी, है ना। 1 चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पे है। चाइना परमिटेड टू हैव अ सेकेंड चाइल्ड सिंस 2016। 2016 से उन्होंने बोला कि ठीक है, दूसरा बेबी भी हो सकता है। जिस गार्ड या फिर जो भी आप इनका नेम पढ़ें, डी एस्टिंग, मॉडर्निस्ट प्रेसिडेंट हु स्ट्रगल टू ट्रांसफॉर्म फ्रांस, डाइज एट 94, ठीक है। तो फ्रांस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ही डाइड। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।